हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया सा मासूम सा चैप्टर जिसका नाम है इंडेस 21। सर एग्ज़ाम में इसकी वेटेज 8 मार्क्स की है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लेता है एग्जामिनर। सर चैप्टर ऑर्गेनाइजर में हमें 6 टॉपिक इसमें कवर अप करने हैं और ये चैप्टर डन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं टाइप ऑफ करेंसी। अब सर वर्ल्ड में बहुत सारी करेंसी है, इसमें हमें ये देखना है हमारे लिए फंक्शनल करेंसी कौन सी है, हमारे लिए फॉरेन करेंसी कौन सी है और हमारे लिए प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी है। सर फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है, ये उस कंट्री की करेंसी है जिस कंट्री में आप बिजनेस को ऑपरेट करते हो, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, करेंसी ऑफ कंट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। आप इंडिया में हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी हो गई? रुपीज़। सर हम इसे पता क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम ट्रांजैक्शन फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन हमारा किसी भी करेंसी में हो रहा हो, डॉलर में हो रहा हो, यूरो में हो रहा हो, येन में हो रहा हो, लेकिन हम रिकॉर्ड किस में करेंगे? उसे कन्वर्ट करके फंक्शनल करेंसी में। सिंपल है। लेकिन सर कभी कभार फंक्शनल करेंसी हमें पता लगाना पड़ता है। कैसे पता लगाएंगे? सर हमें दो इंडिकेटर दे रखे हैं, प्राइमरी इंडिकेटर और सेकेंडरी इंडिकेटर। इसके बेस पे हम ये पता लगा लेंगे कि हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। तो प्राइमरी इंडिकेटर में मेनली दो पॉइंट हम देखेंगे कि हमारा जो गुड्स या सर्विस है वो किस करेंसी में सेल हो रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करेंसी इन विच सेल प्राइस आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल्ड। सर इंडिया में हो, आपका गुड्स रुपी में डिनोमिनेटेड रहता है, उसी में आप सेटल करते हो माल सेल करके। तो ये प्राइमरी इंडिकेटर का फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जो आपने गुड्स लिया है वो आप कहीं से परचेज भी कर रहे हो, वो परचेज किस करेंसी में कर रहे हो? करेंसी इन विच कॉस्ट आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल। ठीक है, ये दो पॉइंट पढ़ लो। फिर कभी कभार प्राइमरी इंडिकेटर से हमें पता नहीं लग पाता, तो हमारे लिए सेकेंडरी इंडिकेटर है। तो दिस इज सेकेंडरी इंडिकेटर मीन्स सपोर्टिव इंडिकेटर। करेंसी इन विच फंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर रेज्ड। सर आप फंड किस करेंसी में रेज कर रहे हो? सेकेंड पॉइंट इज आपकी जो रिसीप्ट है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो किस करेंसी में आप रिटेन कर रहे हो? सर इंडिया में हो, इंडिया में पैसा कमा रहे हो, तो आप रिटेन भी इंडियन रुपीज़ में ही करोगे। ठीक है, तो फंक्शनल करेंसी पता लगाना बहुत आसान है। अब साथियों ये आपकी हो गई अगर फंक्शनल करेंसी, तो इसके अलावा आप जितनी भी करेंसी है, डॉलर, पाउंड, येन, हीरो, ये सारी क्या बन जाएगी आपके लिए? फॉरेन करेंसी। तो करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज योर फॉरेन करेंसी। तो ये जितने भी फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन है ये आपको फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ तक की बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन करेंसी। साथियों जब मैं इसके कंसेप्ट में आऊँगा तब आपको वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा काम इन दो कंसेप्ट से चल जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पे। चैप्टर ऑर्गेनाइजर में अब हमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इस चैप्टर का स्कोप कितना है? तो सर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कोप में ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। सर हमारी फंक्शनल करेंसी है रुपी, हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डॉलर में, येन में, तो इसे हम फंक्शनल करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो सर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं। सर मॉनेटरी आइटम मीन्स जहाँ पे आपके पास एक राइट होता है टू रिसीव, या फिर आपकी ऑब्लिगेशन होती है टू पे फिक्स यूनिट ऑफ करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है साथियों रिसीवेबल, पेएबल। रिसीवेबल से समझ लेते हैं, सर आपको एक फिक्स अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है, तो आपके पास एक राइट टू रिसीव है, तो ये आपके लिए एक मॉनेटरी आइटम है। रिसीवेबल एक मॉनेटरी आइटम है। सिमिलरली पेएबल आपकी एक ऑब्लिगेशन है टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ करेंसी, तो ये आपके लिए एक मॉनेटरी आइटम है। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है इसमें। ऑन अदर हैंड नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होता है? सर जहाँ पे आपके पास कोई राइट नहीं होता या कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती टू पे करेंसी। इसका एग्जांपल है सर पीपीई। आपने कोई कंप्यूटर परचेज करा है, तो वो जो कंप्यूटर है आपके लिए वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। ठीक है,
अब इसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव इन एडवांस है, ये भी आपका नॉन मॉनिटरी आइटम है। क्योंकि जो प्रीपेड एक्सपेंस है साथियों, इसके बदले आपको जो मिलेगा वो गुड्स और सर्विस मिलेगा, आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, इसलिए ये नॉन मॉनिटरी आइटम है। उसी तरीके से इनकम रिसीव इन एडवांस आपकी एक लाइबिलिटी होती है, लेकिन इस लाइबिलिटी के बदले आपको गुड्स या सर्विस डिलीवर करने होते हैं, कोई करेंसी डिलीवर नहीं करनी होती, इसलिए ये आपके लिए नॉन मॉनिटरी आइटम है। तो नाम से ही पता लग रहा है साथियों मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी क्या होता है, हमने एग्जाम्पल के साथ भी इसको समझ लिया। अब साथियों इनिशियल डेट पे आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी हो, उस दिन आपका जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, उस एक्सचेंज रेट पे आप उस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करोगे फंक्शनल करेंसी में। ये होगी इनिशियल मेजरमेंट की बात, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1 है, आ जाओ सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1 है, ठीक है। 1 जनवरी 2018 को आपने $2 लाख की मशीन परचेज करी है। अब सर ये हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, क्योंकि हमारी फंक्शनल करेंसी है रुपी, तो हमें डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपी में। तो सर 1 जनवरी 18 को जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा वो हम यूज़ करेंगे और $2 लाख को कन्वर्ट कर देंगे इंडियन रुपीज़ में। $2 लाख इंटू रुपीज़ 68 पर डॉलर, जो भी फिगर आएगा उस पर आप रिकॉर्ड करोगे। तो एंट्री क्या होती है मशीनरी परचेज करने की, मशीनरी टू आपने क्रेडिट में परचेज करी है टू पेएबल, तो आपका आ गया ₹136 लाख, ठीक है। अब सर आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आपका मॉनिटरी कौन सी है और नॉन मॉनिटरी आइटम कौन सा है। तो सर मशीन आपका एक नॉन मॉनिटरी आइटम है और पेएबल आपका एक मॉनिटरी आइटम है। तो मैंने आपसे डिस्कस करा था साथियों, ये मॉनिटरी आइटम को आपको सब्सिक्वेंटली मेज़र करना होता है, ठीक है। कंसेप्ट नोट्स में आपको दिखा देता हूँ। आपका जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा मॉनिटरी आइटम का, वो साथियों क्लोजिंग रेट पे वो रीमेजर होता रहेगा एवरी ईयर एंड पे, ठीक है। और जो नॉन मॉनिटरी आइटम है साथियों, अगर ये कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, इंड AS 16 का रेफरेंस है, तो साथियों ये कभी भी रीमेजर नहीं होता, यानी डे 1 पे ये जिस ट्रांजेक्शन पे जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो गया उसी पे रहेगा लाइफ टाइम, अगर कॉस्ट मॉडल आपने अडॉप्ट किया है। आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है तो कहानी बदल जाएगी। तो ये कहानी मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले मॉनिटरी आइटम की बात कर लेते हैं जो हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन पे है। तो साथियों ये जो पेएबल है हमारा, ये हमारे लिए मॉनिटरी आइटम है। अब ये एवरी रिपोर्टिंग डेट पे रीमेजर होगा। अब साथियों हमें ये देखना है कि 31 मार्च 2018 जो हमारी सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट है, उस दिन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। उस दिन एक्सचेंज रेट हो गया 65 पर डॉलर, मजे आ गए जी। सर 68 पर डॉलर पे हमने परचेज किया था मशीनरी को, हमारा पेएबल था। अब हमें केवल 65 पर डॉलर पे सेटल करना है $2 लाख को। तो देख रहे हो मुंह पे कैसी स्माइल आ रही है, क्योंकि ₹3 का गेन है। तो साथियों यही गेन आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो $2 लाख पे ₹3 पर डॉलर के हिसाब से जो आपको गेन हुआ है उसे रिकॉर्ड करना है आपको। तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, देखो पेएबल आपके डिक्रीज हो गए तो आप डेबिट कर दोगे, तो एक्सचेंज गेन आपके लिए गेन है तो पीएल में इसे क्रेडिट कर दोगे, तो 6 लाख का आपको यहाँ पे गेन हो गया। इतना ही कंसेप्ट है साथियों। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ रिवैल्यूएशन मॉडल वाले कंसेप्ट पे। ये हमारा कॉस्ट मॉडल पे बेस क्वेश्चन था, अब हम करेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल बेस क्वेश्चन। साथियों एफआर सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप कंसेप्ट जितना ही समझ लो, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे उसके तो समझ में नहीं आएगा, वो भी हाथों हाथ। तो इसलिए कंसेप्ट तुरंत समझेंगे, क्वेश्चन हाथों हाथ करेंगे, ठीक है, गर्मा गर्म एकदम। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1.2 है। अब क्वेश्चन नंबर 1.2 की जो की इन्फॉर्मेशन है मैंने रिकॉर्ड कर ली है, टाइम सेव करने के लिए यही समझा देता हूँ। 30 जनवरी 2001 को आपने मशीनरी परचेज करी है $5000 की, फॉरेन करेंसी में परचेज करी है, ठीक है। हमें फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक्सचेंज रेट देखना होगा। तो ये दे रखा है आपको ₹60 पर डॉलर। तो सबसे पहले डे 1 पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये तो बहुत ईजी है। तो साथियों एंट्री क्या हो जाएगी आपकी डे 1 पे, डे 1 पे हमारी एंट्री हो जाएगी 30 जनवरी 2001 को, मशीनरी टू पेएबल। ईजी है सर, बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पे हमने इस मशीन पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करा है, ठीक है।
सबसे पहले तो आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे यानी डे 1 पे आपको ये पता लगाना है इसमें मॉनेटरी कौन सा है और नॉन मॉनेटरी कौन सा है। तो सर ये जो मशीनरी है आपका ये तो नॉन मॉनेटरी है और ये जो पेएबल है आपका ये मॉनेटरी है। अब साथियों हम यूज़ कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल, तो रिवैल्यूएशन मॉडल में नॉन मॉनेटरी आइटम का भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है और मॉनेटरी आइटम का भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मॉनेटरी आइटम है इसको रीमेजर कर लेते हैं। तो इसका रीमेजरमेंट कंसेप्ट वही है जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा। सर हमें यह देखना है कि इसका एक्सचेंज रेट पे हमें कितना गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो साथियों 31 मार्च 2001 को एक्सचेंज रेट पे आपकी नज़र होनी चाहिए। आंखों से ही हमें सारा चीज़ समझनी है, आंखों से ही समझना है। तो 60 से 65 हो गया, यानी साथियों 5 रुपये का हमें लॉस हो रहा है, हमारा पेमेंट बढ़ गया है 5 रुपये से। और कितने डॉलर पे पड़ा है साथियों, जिस दिन हमने परचेज करा था हमें वही रेट देखना है। केवल $5000 पे हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो 5 इंटू $5000, यहाँ पे देखो जो मॉनेटरी आइटम है हमारा पेएबल उस पर हमें 25,000 का एक्सचेंज लॉस हो गया है, तो इसकी आप जनरल एंट्री पास कर लोगे। सिंपल है सर, बिल्कुल। उसके बाद 31 मार्च 2002 को फिर मॉनेटरी आइटम की बात कर रहे हैं, हमारा रेट 65 से 67 हो गया। सर क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सर और बात है, क्योंकि हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे $5000 पे। तो अगेन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। तो इसे रिकॉर्ड कैसे करना है सर? 2 रुपये का लॉस $5000 पे बुक कर लोगे। तो अगेन देख लेते हैं, $5000 पे 2 रुपये का लॉस आपने यानी 10,000 का एक्सचेंज लॉस और बुक कर लिया, यानी आपकी लाइबिलिटी बढ़ते जा रही है। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? बिल्कुल। देखो मॉनेटरी आइटम हमने समझ लिया, हम नॉन मॉनेटरी आइटम को समझ रहे हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है। तो कंसेप्ट नोट से मैं आपको जाता हूँ। देखो ये आपका रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है तो आपको रीमेजर करना है एट एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा साथियों, वो आपका कहाँ जाएगा? वो आपका डिपेंड करता है कि आपका फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ गया है। इंडिया 16 में आपने पढ़ा है, आपका फेयर वैल्यू गेन लॉस जहाँ जाएगा एक्सचेंज गेन लॉस भी वहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मॉनेटरी के केस में तो एक्सचेंज गेन लॉस हमेशा कहाँ जाता है? पीएल में। यहाँ पे एक्सचेंज गेन लॉस आपका फेयर वैल्यू गेन लॉस को फॉलो करता है। तो अगर फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में जा रहा है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी ओसीआई में जाएगा। फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएल में जा रहा है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हम समझ लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो साथियों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। सबसे पहली ट्रिक ये है कि जब आप मॉनेटरी आइटम आप पकड़ लेते हो डे 1 में, ये आपने मॉनेटरी पकड़ लिया, तो सबसे पहले एक लाइन से इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप मॉनेटरी आइटम कंसिडर करते हो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, तो आपको केवल एक्सचेंज रेट देखना है, आपको फेयर वैल्यू चेंज नहीं देखना है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, जब मॉनेटरी आइटम आप देख रहे हो कंपेयर एक्सचेंज रेट चेंजेस, डोंट कंपेयर फेयर वैल्यू चेंजेस। लेकिन जब आप नॉन मॉनेटरी आइटम देख रहे हो तो आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू चेंज देखना है, आपको एक्सचेंज रेट नहीं देखना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली नॉन मॉनेटरी में आप फेयर वैल्यू चेंजेस रिकॉर्ड करते हो। तो आपका 5000 से $5500 हो रहा है, यानी $500 का गेन हो रहा है, ठीक है। अब आपको इसे कैसे रिकॉर्ड करना है सर? आपको एक्सचेंज रेट कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। एक्सचेंज रेट कंपैरिजन नहीं देखना है। तो आप 60 पर डॉलर के हिसाब से इस $500 के गेन को रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे देखो साथियों, ये $500 के गेन को आपने 60 पर डॉलर के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया है। तो 30,000 आपका गेन है रुपी टर्म, ठीक है। इसे आपको रिकॉर्ड करना है। अब ये फेयर वैल्यू गेन आपका कहाँ जाएगा? इंडिया 16 में जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से फेयर वैल्यू गेन आपका जाएगा ओसीआई में। अब साथियों यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप इस मशीन को $65 पे ही सल्टा देते, ठीक है, नॉन मॉनेटरी आइटम पे एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं अभी।
अगर आप इस मशीन को $65 पे ही सल्टा देते, बेच देते, तो साथियों क्या होता? तो ध्यान से देखो साथियों, तो आपको ₹5 पर डॉलर का गेन हो जाता है, क्योंकि आपने इसे रिकॉर्ड कितने पे करा था? 5000 पे। ठीक है, अगर आप इसे 65 पर डॉलर पे ही बेच देते हो तो आपको ₹5 का एक्सचेंज गेन हो जाएगा। ये भी आपको रिकॉर्ड करना है साथियों, एक्सचेंज गेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आप जिस दिन बेचोगे तो उस दिन के रेट से ही बेचोगे, तो $5500 पे आपने इसे बेच दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्सचेंज गेन हो गया ₹5 पर डॉलर का। तो साथियों एक्सचेंज गेन आपको बुक करना है, मशीनरी एक्सचेंज गेन। ये आपका OCI में जाएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गेन आपका कहाँ गया था? OCI में। तो ये साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिक 1 दोबारा से बता देता हूँ, समराइज़ करा देता हूँ आप। सबसे पहले आपको गेन या लॉस बुक करना है। ठीक है, तो उसमें आप केवल फेयर वैल्यू गेन को कंपेयर करोगे, एक्सचेंज रेट को कंपेयर नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर आप इस डेट पे मशीन को बेच देते हो तो इस दिन के रेट पे बेचोगे। इस दिन का रेट है 5500, लेकिन इस 5500 पे आपको एक्सचेंज गेन भी हो रहा है ₹5 पर डॉलर का, तो इस एक्सचेंज गेन को भी आप रिकॉर्ड करोगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है सर। उसके बाद 31 मार्च 2002 को यहाँ पे आ जाते हैं सर। यहाँ पे एक्सचेंज रेट हो गया 67 पर डॉलर, लेकिन यहाँ पे मशीन का फेयर वैल्यू गेन लॉस आपको नहीं दे रखा। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे साथियों कि इसकी वैल्यू 31 मार्च 2001 को जो थी वही यहाँ पे है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन लॉस तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज गेन तो हमें हो रहा है, क्योंकि इस मशीन को अगर हम यहाँ बेचेंगे तो किस रेट पे बेचेंगे? वही सर $5500 के रेट पे, लेकिन यहाँ पे हमें ₹2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इस ₹2 के गेन को हमें बुक करना है, तो गेन को बुक कर लेते हैं। $5500 पे ₹2 के एक्सचेंज गेन को बुक करना है, तो मशीनरी टू एक्सचेंज गेन 11,000 रुपीज़ पे हमने इसे बुक कर लिया। अब साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें टैक्स रेट दे रखा है, तो जहाँ टैक्स रेट है वहाँ डिफर टैक्स असेट और डिफर टैक्स लाइबिलिटी आएगा। उसे कैसे करना है वो भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे साथियों हम मशीन की बात करेंगे। ठीक है, तो मशीन का जो टैक्स बेस है साथियों, वो तो कैरिंग अमाउंट रहेगा जो डे 1 पे था। डे 1 पे हमने मशीन रिकॉर्ड करी थी 3 लाख रुपीज़ के। ठीक है, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमने मशीन को बढ़ाया था। सर कैसे बढ़ाया था? यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो मशीन को एक तो हमने फेयर वैल्यू गेन से बढ़ाया था 30,000 के, और मशीन पे हमें एक्सचेंज गेन हुआ था 27,500 के। सर मशीन की बात कर रहा हूँ, टेबल की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना सर। बिल्कुल, तो दो फिगर से हमने मशीन को बढ़ाया 30,000 और 27,500। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है 30,000 और 27,500। तो सर मशीन का जो कैरिंग अमाउंट है वो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है साथियों, वो डिफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका OCI में जाएगा। उसके बाद अगेन मशीन का कैरिंग अमाउंट हमारा फिर बढ़ा था, क्योंकि हमें एक्सचेंज गेन आया था मशीन पे। पेबल की बात नहीं कर रहा साथियों। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे। 3,68,500 हमारा क्या आ गया? कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस वही रहेगा, अगेन DTL क्रिएट हो गया। लेकिन ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे हमारा जो DTL आया है वो 20,550 आया है, तो एज ऑन डेट आया है। लेकिन हमें कितना रिकॉर्ड करना है? 17,250 माइनस 2,550, यानी इंक्रीमेंटल कितना आया है? इंक्रीमेंटल 3,300 का आया है, तो जनरल एंट्री में 3,300 रिकॉर्ड करोगे। तो साथियों मेरे से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन मॉडल पे। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी अगर इस रिवीजन वीडियो को दोबारा से देख लें तो साथियों क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरे कंसेप्ट को मैंने खोल दिया है यहाँ पे। तो साथियों मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम को कैसे डील करना है हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 1.2 जो मैंने आपको बताया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, जनरल एंट्री यहाँ पे आपको दे रखी है, मैंने वहाँ पे आपको निचोड़ बता दिया था। जनरल एंट्री वहाँ दोबारा इसने लिखवाई क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत प्यारे तरीके से ICAI ने दे रखी है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 1.3 कैसा है? सर आप आराम से कर लोगे, इंडियाज 115 से लिंक्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप देखोगे समझ जाओगे। बाकी फिर भी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड नोट्स में दे रखा है आपको। अब सर यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने मशीन ली है 1 जनवरी को $200 की।
ठीक है। अब मशीनरी अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो उसका सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट कभी नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन सर एज़ पर इंडेस 36 हम इसका रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो 31 दिसंबर को इसका रिकवरेबल अमाउंट आया $175। तो सर यहाँ 25 का इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है इन डॉलर, तो क्या हम लिख देंगे आंसर इज नो, क्योंकि सर जब हम इम्पेयरमेंट लॉस टेस्ट करते हैं तो हमें रिपी इक्विवेलेंट कंपेयर करना है। तो रेट ऑफ परचेज पे हमें इसका रिपी इक्विवेलेंट देखना है, ये 10,000 रुपीज़ है। इसका रुपी इक्विवेलेंट हमें रिपोर्टिंग डेट पे देखना है, वो है 10,500। तो सर रुपी इक्विवेलेंट में तो ये इम्पेयर हो ही नहीं रहा, तो सर इसलिए तो हम कह रहे हैं नो इम्पेयरमेंट लॉस। तो क्रक्स ये है साथियों कि आपका जो पीपी है उसका रुपी इक्विवेलेंट आपको कंपेयर करना है फॉर डिटरमाइनिंग इम्पेयरमेंट लॉस। आपको डॉलर टर्म्स में, फॉरेन करेंसी टर्म में कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस टेस्ट नहीं करना। उसके बाद इन्वेंट्री का भी सेम इसी थीम पे एक लॉजिक है कि आप सब्सिक्वेंट डेट पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो सर आपको डॉलर को कंपेयर नहीं करना कभी भी, इसका रुपी इक्विवेलेंट कंपेयर करना है। तो परचेज डेट पे इसका रुपी इक्विवेलेंट है 10,000 और रिपोर्टिंग डेट इसका रुपी इक्विवेलेंट है 10,500। इसका मतलब आपका जो इन्वेंट्री है रिपोर्टिंग डेट पे वो 10,000 पे ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि क्लोजिंग डेट पे इसका जो एनआरवी है वो ज़्यादा है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो सर हमारा ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी और जो इसके दो स्पेशल केस है वो हमने डिटेल में देख लिए। अब सर बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। अब बात आ रही है प्रेजेंटेशन करेंसी की। तो सर प्रेजेंटेशन करेंसी मैंने छुड़वाया था, अब आपको मैं कराऊंगा। अब यहाँ पे आ जाओ साथियों। आप साथियों बैठे हो इंडिया में, आपको लोन चाहिए फॉरेन कंपनी से, फॉरेन बैंक से। तो सर अगर आप रुपये में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको भेजोगे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप यूएस से पैसा रेस कर रहे हो तो आपको डॉलर में ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करके वहाँ भेजने होंगे। इसका मतलब आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट करने हैं टू द प्रेजेंटेशन करेंसी डॉलर अदर देन फंक्शनल करेंसी रुपीज। ठीक है, रीजन क्या है सर? आपने लोन एप्लीकेशन दी है टू यूएस बैंक अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आप जब भी अपनी एप्लीकेशन देते हो लोन की तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने होते हैं, लेकिन किस में दोगे? सर प्रेजेंटेशन करेंसी में। तो यहाँ पे आ जाओ साथियों, आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होगी? सर ये प्रेजेंटेशन करेंसी कोई सी भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शनल करेंसी ही हो। ठीक है, तो जनरली तो ये फंक्शनल करेंसी लेस हो सकती है, लेकिन ये बाकी करेंसी भी हो सकती है, यानी जिस करेंसी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो साथियों अब यहाँ पे हमें रूल पढ़ने होंगे, जैसे हमने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम में इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के रूल समझे थे, वही रूल्स हमें यहाँ पे भी समझने हैं। सबसे पहले तो जब आप एक्सचेंज रेट यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको नॉन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में आइटम को क्लासिफाई नहीं करना है, जैसे कि हम वहाँ पे कर रहे थे ट्रांजैक्शन में। ये साथियों आपको अपने दिलो दिमाग में घुसा लेनी है कि ट्रांसलेशन के टाइम कोई आपको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी नहीं चेक करना है। तो सर क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि हमारी असेट और लाइबिलिटी क्या है, क्योंकि असेट और लाइबिलिटी हमारी क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट होगी। हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, वो सर किस रेट से कन्वर्ट होंगे? वो एवरेज रेट से कंपेयर होंगे ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको एवरेज रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्लोजिंग रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि सर मुझे एसेट और लाइबिलिटी किस रेट से कन्वर्ट करना है? क्लोजिंग रेट से। ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन रूल। उसके बाद सर जो आपका इक्विटी वाला पोर्शन है जो टी शेप में लेफ्ट साइड में दिखता है, उसका जनरली साथियों आपको कन्वर्टेबल अमाउंट गिवन होगा। प्रेजेंटेशन करेंसी में जो कन्वर्टेबल अमाउंट है वो गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो आप हिस्टोरिकल रेट से उसे कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ये हिस्टोरिकल रेट क्या होता है अभी क्वेश्चन आएगा उसमें समझा दूंगा। ठीक है, इक्विटी के बाद साथियों आपकी कोई अदर इक्विटी है, तो अदर इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस साथियों दिख रहा है आपको?
ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर इक्विटी अगर आपको गिवन नहीं है तो साथियों आप इसे कन्वर्ट करोगे हिस्टोरिकल रेट से, और आपकी कोई अदर इक्विटी ड्यूरिंग द ईयर आई है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने जो प्रॉफिट कमाया है, तो साथियों एवरेज रेट से कन्वर्ट होगा। अब साथियों ये कन्वर्जन के टाइम जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपका डिफरेंस आएगा, तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा, आपकी एसेट और लाइबिलिटी साइड टैली नहीं करेगी, तो आपका जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका कहाँ चला जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, ठीक है, और ये कहाँ पड़ा रहेगा, OCI में। तो ये साथियों हमारा नोट नंबर 2 था ट्रांसलेशन पे। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, आपको दिमाग में एकदम सेट बैठ जाएगा। तो साथियों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2.1 करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने कंसेप्ट समझा है तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो इन्फोटेक कंपनी है, इसकी फंक्शनल करेंसी है US डॉलर, ठीक है, और इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट करना है इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ इन्फोटेक INC L डॉलर, ठीक है। दो अलग अलग करेंसी है साथियों, US डॉलर और L डॉलर। तो US डॉलर में तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे रखे हैं, ठीक है, ये फाइनेंशियल है, आपको इसे L डॉलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब साथियों आपको कन्वर्जन रूल लगाने हैं। देखो ये है आपकी असेट, असेट को कन्वर्ट करना आपको क्लोजिंग रेट से। क्या क्लोजिंग रेट आपको दे रखा है, आंसर इज यस, क्लोजिंग रेट आपको दे रखा है $1.13 पर L डॉलर का आपको रेट दे रखा है। उसके बाद ये आपकी इक्विटी लाइबिलिटी साइड हो गई। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इक्विटी का आपको कन्वर्टेड अमाउंट गिवन होता है, तो ये गिवन है आपको L डॉलर में, ठीक है। और जो आपका अदर इक्विटी वाला पार्ट है उसका ओपनिंग बैलेंस का भी आपको कन्वर्टेड अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और बाकी जो फिगर है आपके प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये भी आपका अदर इक्विटी का पार्ट होता है। इस पर हमें कौन सा रेट लगाना है जल्दी से बताओ सर, हमें एवरेज रेट लगाना है, ठीक है। और ये जो अकाउंट पेबल है और अक्रूड लाइबिलिटी है, इस पर हम क्लोजिंग रेट लगाएंगे। बस इतना आपको याद रखना और कुछ करना ही नहीं है साथियों, कैलकुलेटर चलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो असेट वाला पार्ट है इसे क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्लोजिंग रेट है हमारा $1.13 पर L डॉलर। तो साथियों आपको पता ही होगा ये हमें डॉलर में दे रखा है 50,000, ठीक है। इसे कन्वर्ट करने के लिए जो आपको रेट दे रखा है वो $1.13 पर L डॉलर का रेट दे रखा है। अब आपने फॉरेक्स में पढ़ रखा होगा कि ये डॉलर अगर सेम होता है तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ डॉलर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी डॉलर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे होता है L डॉलर पर डॉलर का रेट, यानी L डॉलर 1.13 पर डॉलर, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इतना याद है सर, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको डिवाइड करने के बाद जो रेट आएगा साथियों यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो आपने PP और रिसीवेबल को 1.13 यानी क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और जो इशूड कैपिटल ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, इसका बैलेंस एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर का आप लोगे एवरेज रेट, और जो आपकी लाइबिलिटी है उस पर आप लगाओगे क्लोजिंग रेट, तो आपका ये फिगर आ गया। अब मैंने आपको बोला था कि आपकी जो असेट है और लाइबिलिटी है वो टैली नहीं करेगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा आपका। वो डिफरेंस कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, जो कि आ रहा है 25,376। अब हमें ये देखना है कि ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जो हमने बैलेंस डाला है ये हमारे लिए गेन है या लॉस। तो सर अगर हमारी असेट साइड ज़्यादा होगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी से तो हमारे लिए गेन है। तो 8,71,682 इज ग्रेटर देन 8,47,306। तो ये साथियों हमारे लिए आ गया क्या, गेन, ठीक है। लेकिन साथियों ICI यहाँ चुप नहीं बैठेगा, वो आपसे ये बोलेगा कि इस गेन को मुझे वर्किंग नोट के फॉर्म में निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकाल के दिखाना है साथियों, वो देखो। अब यहाँ पे आप साथियों ध्यान से देखोगे कि सारे आपके जो फिगर हैं वो 1.13 से कन्वर्ट हो रहे हैं, केवल इन तीन को छोड़ के, 1 2 3, ठीक है। तो इन तीन पे भी अगर हम 1.13 का रेट लगा दें तो क्या होता है साथियों, वो देखो। साथियों सबसे पहले तो इन वाले फिगर को एज इट इज़ आप उठा के लिख लो। L डॉलर में ये जो कन्वर्टेड फिगर है एज इट इज़ उठा के लिख लो। 30,000, 55, 15,000, 274, 17,021, इन तीन फिगर को एज इट इज़ आपने यहाँ उठा के लिख लिया।
लेकिन इन 3 फिगर को आप 1.13 के रेट से कन्वर्ट करोगे तो साथियों ये वाले फिगर आएंगे, यहाँ कन्वर्ट करके दे रखा है आपको, ध्यान देना। इन 3 फिगर को हम 1.13 के रेट से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपने कन्वर्ट करा, ये आपने कन्वर्ट करा, ये आपने कन्वर्ट करा, आ गया 86,726। ठीक है, तो 86,726 को आप इससे कंपेयर करोगे तो आ जाएगा 24,376 सही है। ठीक है, तो ये आपको रिकन्सिलिएशन बना के देना है टू फैच फुल मार्क्स। 2 मार्क्स साथियों इसके हैं, ये बना के नहीं आए तो आपको 8 में से 6 नंबर ही मिलेंगे। तो फ्री फोकट का क्वेश्चन है साथियों, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो साथियों यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल डीप में समझ में आ रही है। साथियों मैं क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ तुरंत आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि दिमाग में बात आपके बैठ जाए। तो नोट 2 वाला जो कंसेप्ट है वो भी हमने क्वेश्चन के साथ निपटा लिया। अब हम आते हैं नोट 3 फॉरेन ऑपरेशन। ये सर फॉरेन ऑपरेशन क्या बवाल है, आ जाओ समझते हैं इस बात को। तो साथियों यहाँ आ जाओ, फॉरेन ऑपरेशन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी की फंक्शनल करेंसी है रुपी। अब सर टाटा की फॉरेन में भी कंपनी चल रही है, तो टाटा की सब्सिडरी है यूएस में, एसोसिएट जेवी है लंदन में, की ब्रांच है जापान में। तो टाटा के लिए ये सारे फॉरेन ऑपरेशन है, टाटा इन्हें क्या बोलेगा, फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, अब ये जो फॉरेन ऑपरेशन है साथियों, इनकी जो फंक्शनल करेंसी है क्या होगी वो हमें पता लगाना है साथियों। जितने भी फॉरेन ऑपरेशन है, ठीक है, आपको देख के ये लग रहा होगा कि इसकी फंक्शनल करेंसी वही होगी सर जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि टाटा की जो सब्सिडरी है, ब्रांच है, इनकी फंक्शनल करेंसी सेम वही हो जो टाटा की है, यानी पेरेंट की है। सर हमें पता कैसे लगेगा? कंसेप्ट नोट्स में आके समझते हैं साथियों, आ जाओ। तो साथियों ये आपसे थ्योरी में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। फंक्शनल करेंसी ऑफ फॉरेन ऑपरेशन इज सेम डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी पेरेंट, यानी कि जो टाटा की आपकी करेंसी है वही उसके जो फॉरेन ऑपरेशन है उसकी भी वही करेंसी होगी, अगर इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, सारी की सारी कंडीशन मेट होनी चाहिए साथियों। फॉरेन ऑपरेशन इज एक्सटेंशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी टाटा की जो सब्सिडरी है या जो भी ब्रांच है वो केवल वहाँ पे सेल्स ऑर्डर को ले रही है, कुछ वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, यानी वो टाटा के इशारों पे ही पूरा का पूरा काम कर रही है। तो साथियों फॉरेन ऑपरेशन एक्सटेंशन है। दूसरा, फॉरेन ऑपरेशन एज हाई, यहाँ पे हाई लिखा हुआ, हाई प्रोपोर्शनेट ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिपोर्टिंग एंटिटी। ज़्यादातर ट्रांजेक्शन साथियों सब्सिडरी के रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से जो फॉरेन ऑपरेशन है उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, सारा को जो रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ ही खेल कूद कर रही है। तीसरा, फॉरेन ऑपरेशन कैश फ्लो कैन बी इजी रिपेट्रिएटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी। तो फॉरेन ऑपरेशन के जितने भी कैश फ्लो हैं वो टाटा के पास इजीली रिपेट्रिएट हो जाएंगे। फिर फोर्थ है, फॉरेन ऑपरेशन कैश फ्लो आर नॉट इनफ टू पे इट्स डेफ। तो ओवरऑल देख के ये पता लग रहा है कि जो फॉरेन ऑपरेशन है वो टोटली डिपेंडेंट है किस पे, रिपोर्टिंग एंटिटी पे। तो उस केस में साथियों जो फॉरेन ऑपरेशन की फंक्शनल करेंसी है वो सेम होगी एज डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा, सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद साथियों अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो फॉरेन ऑपरेशन है इसकी अगर फंक्शनल करेंसी रुपी है और टाटा की भी फंक्शनल करेंसी रुपी है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है साथियों। टेंशन कब होगी, जब फॉरेन ऑपरेशन की फंक्शनल करेंसी डिफर होगी फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, ये डिफर होगी फ्रॉम पेरेंट। उस केस में क्या होगा साथियों कि टाटा को जब भी अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे तो इसके जो फॉरेन ऑपरेशन है ये डिफरेंट करेंसी में बने होंगे, और टाटा को कंसोलिडेट करने के लिए इन फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रुपी में कन्वर्ट करना होगा, जब भी वो कंसोलिडेट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो फॉरेन ऑपरेशन है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको वही रूल यूज़ करने जो अभी हम सीख के आए हैं ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले पार्ट में। तो सीधे क्वेश्चन में जंप करते हैं और इस वाले पार्ट को भी समझ लेते हैं। ठीक है, बस इसमें तड़का ये है, इसमें कोई कंपनी है उसकी कोई ऐसे जेवी है या कोई ब्रांच है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कन्वर्ट करना है इनटू करेंसी ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, बस इतना ही कंसेप्ट है। तो आज समझ लेते हैं फटाफट से।
तो साथियों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2.2 पे। अभी जो फॉरेन ऑपरेशन का कंसेप्ट हम समझ के आए हैं उस पर बेसिक क्वेश्चन है। तो PQR एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, और इसकी जो फंक्शनल करेंसी है साथियों पाउंड। ये सर लंदन पे बेस है, ठीक है। हम पहली लाइन की बात कर रहे हैं। अब इसने अपनी एक सब्सिडरी खोल ली। सर कहाँ खोल ली? इंडिया में। इसका नाम इसने क्या लिख दिया? PQR इंडिया लिमिटेड। अब ये इसकी सब्सिडरी है और इसकी फंक्शनल करेंसी क्या है? रुपी। सर कहाँ दिया हुआ है? सर क्वेश्चन में गिवन है। सर कहाँ गिवन है क्वेश्चन में? तो यहाँ गिवन है PQR इंडिया हैज कॉन्क्लूडेड दैट इट्स फंक्शनल करेंसी इज इंडियन रुपी INR। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है आपको, और हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब साथियों ये जो आपको बैलेंस शीट दे रखी है ये PQR इंडियन सब्सिडरी की दे रखी है रुपी टर्म्स में। ये लिखा हुआ है सर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है साथियों, लेकिन करने में चिंदी क्वेश्चन है। पहला पॉइंट ये कह रहा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम, यानी आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम को डिफाइन करके बताना है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल बाइफरकेट द लाइन आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस इनटू मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। अब यहाँ पे आपको जो लाइन बाय लाइन आइटम दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में, PQR इंडियन सब्सिडरी की जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हर आइटम को आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा मॉनेटरी है कौन सा नॉन मॉनेटरी है। क्विकली बता देता हूँ साथियों, ये आपको जो इनकम टैक्स पेबल, इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल, एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल, सन्ड्री ट्रेड पेबल, ये सारे क्या है? मॉनेटरी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है? मॉनेटरी है, ठीक है। सारे मॉनेटरी आइटम बता रहा हूँ, बाकी जितने बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? नॉन मॉनेटरी। कैश बैलेंस, सन्ड्री, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल मॉनेटरी है तो उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न आपने बना रखा है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगा? मॉनेटरी। तो बस आपको यही बताना है। तो जो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है वो आप इजीली आंसर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मज़ा आया सर इसमें बी वाले पॉइंट में, ट्रांसलेट द ट्रायल बैलेंस ऑफ PQR इंडिया फ्रॉम INR टू GBP। इसका मतलब जो आपको ये ट्रायल बैलेंस रुपये में दे रखे हैं, आपको इसे पाउंड में कन्वर्ट करना है, डेट्स इट। ट्रांसलेट करके देना है। अब सर ट्रांसलेशन में पहला थंब रूल ये है कि आपको ये जो लाइन बाय लाइन आइटम दे रखे हैं आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। तो सर हमने किया क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे कहा है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बाइफरकेशन केवल ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तब आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के टाइम पे नो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, ठीक है। ट्रांसलेशन के टाइम पे हमें क्या करना है साथियों? हमें साथियों सारी असेट और लाइबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ठीक है सर, तो आते हैं साथियों इसकी असेट और लाइबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या दे रखी है आपको? हाँ सर ये दे रखी है आपको, ये दे रखा है रेट डिफरेंट डेट पे। तो हम आ जाते हैं 31 मार्च 2002 को, और क्लोजिंग रेट दे रखा है हमें 0.0109 GBP पर INR। अब रेट देख के आपका थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा, जिसने फॉरेक्स पढ़ रखा है AFM में उसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको रुपी का रेट दे रखा है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 0.0109 पाउंड पर रुपी। तो साथियों इसे हम बोलते हैं कि आपको रुपी का रेट दे रखा है, 1 रुपये लेने के लिए आपको इतने पाउंड देने हैं, ठीक है। हाँ सर क्लियर है। इस तरीके से लिखने में मज़ा आ जाता है थोड़ा। बिल्कुल सर मज़ा आ गया। तो सर ये रही आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। अब जितने भी आपकी एसेट और लाइबिलिटी है उसे आप कन्वर्ट कर लोगे इसी रेट पे, और रेट यहाँ पे दे भी रखा है आपको 0.0109 पाउंड पर रुपी। अब साथियों मैं एक आइटम आपको दिखा देता हूँ कन्वर्ट करके। आपको रुपी 550 को कन्वर्ट करना है पाउंड में, तो कैसे करोगे? सर आपको ये एक्सचेंज रेट दे रखा है, ऐसे यूज़ कर लो। कन्फ्यूज़न ये आती है ऐसे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया साथियों, ये आपको दे रखा पाउंड पर रुपी, ठीक है। अब ये पाउंड पर रुपी, पाउंड जो स्टार्टिंग करेंसी है वो इससे मैच नहीं कर रही, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई पाउंड 0.0109 पर रुपी,
तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ गया। अब ये आंसर आपका पाउंड में आ गया, ठीक है। लेकिन वही अगर ये आपको रुपी पर पाउंड में दिया होता तो रुपी मैच कर रहा है तो ये डिवाइड होता, ठीक है। फॉरेक्स में पढ़ोगे, वहाँ के टीचर आपको सिखा देंगे। तो सारी असेट को हमने कन्वर्ट कर लिया सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारी असेट और लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर लिया क्लोजिंग रेट पे। अब यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है आपका, ठीक है, शेयर कैपिटल SPR, ये सर किस रेट पे कन्वर्ट होगा? सर ये आपका ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट होगा। तो साथियों ये कंपनी आपकी खुली कब है? सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2001 को इन्होंने सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट करा है। तो 1 अप्रैल 2001 का आपको रेट लेके चलना है शेयर कैपिटल को कन्वर्ट करने के लिए, और इस पे जो आपको प्रीमियम मिला है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 अप्रैल 2001 का रेट ये रहा 0.0123 पाउंड। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे 0.0123 पाउंड, इस रेट पे इन्होंने इस अमाउंट को कन्वर्ट कर लिया। इसमें कोई दिक्कत है? सर कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग है साथियों, ये आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया है तो ये आपका एवरेज रेट पे कन्वर्ट होगा। ये सर कौन सा आइटम है रिटेन अर्निंग? सर ये PL से उठ के आपके पास आता है जो आपने इस साल कमाया है। इस पर आप एवरेज रेट लगाओगे, एवरेज रेट 0.0116, ये रहा 0.0116। तो इस रेट से आप रिटेन अर्निंग को कन्वर्ट कर लोगे। ये रहा आपका रिटेन अर्निंग 0.0116, इस अमाउंट को कन्वर्ट कर लोगे, इजीली हो जाएगा। अब सर इसमें कैच ये है कि जब आप इसे टोटल करोगे, ये आपका असेट है, असेट का टोटल, ठीक है, और इसी तरीके से आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी का भी टोटल करोगे तो सर आपका ना असेट का जो बैलेंस है वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटी का टोटल। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ जाता है? वहीं सर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। तो हमारा जो यहाँ पे डिफरेंस जाएगा साथियों, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा, और ये आपका डिफरेंस आ रहा है। तो सर क्या इसमें भी हमें रिकन्सिलेशन बना के देना है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था? साथियों आपको थोड़ा सा याद रखना, फॉरेन ऑपरेशन में ICI ने रिकन्सिलेशन बना के नहीं दिया तो आपको भी नहीं देना। और ये आपका नॉर्मल ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन है 2.1, इसमें कोई फॉरेन ऑपरेशन का तड़का नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने रिकन्सिलेशन बना के दिया था फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब साथियों इसे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी एग्ज़ाम में इसे सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे, पूरे नंबर आएंगे। अगर आप केवल रीडिंग मार के सीधा एग्ज़ाम हॉल में जंप कर रहे हो तो रिस्की खेल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2.3 देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड है, ठीक है, इसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर में दे रखी है, इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट INR में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो ये सर ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, सीधा साधा सा। अब साथियों खेल क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा बना रखा है क्योंकि आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी दे रखा है, करंट ईयर का बैलेंस भी दे रखा है। बैलेंस शीट का बैलेंस तो दे ही रखा है, साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समरी भी दे रखा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज ये होंगे साथियों कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है, ये समरी दे रखी है, ये कौन से ईयर की है? क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है ये करंट ईयर की है या प्रीवियस ईयर की है। तो साथियों कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई ना हो तो हमेशा करंट ईयर की होगी, ठीक है, ये थंब रूल है, ठीक है सर, याद रखेंगे इसे। क्या सर भूकंप सा आ रहा है? हाँ सर लग तो रहा है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी दे रखा है, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले ना टाइम लाइन पे हमने डेट्स प्लॉट कर ली ताकि कन्फ्यूज़न सारी दूर हो जाए। 31 मार्च 2001 से 31 मार्च 2002 ये आपका प्रीवियस ईयर है, और आपका जो करंट ईयर है वो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003, ये आपका करंट ईयर है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर को निपटा लेते हैं, फिर करंट ईयर को निपटा लेंगे। तो प्रीवियस ईयर में साथियों आपका जो ये वाला डाटा है बैलेंस शीट का,
इसमें आपको असेट और लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करना है। सर क्या क्लोजिंग रेट हमें दे रखा है? आंसर इज यस। ठीक है, और जो आपका शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, इसे आपको हिस्टोरिकल रेट से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि 31 मार्च 2002 में जितनी भी असेट और लाइबिलिटी है उसे क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर लेते हैं। सर क्लोजिंग रेट दे रखा है हमें? दे रखा है सर। 31 मार्च 2002 का आपको रेट दे रखा है ₹73 पर डॉलर। इसे सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिख लें, ₹73 पर डॉलर। अब तो डॉलर का रेट बढ़ गया है साथियों, लेकिन इन्होंने अपडेट नहीं करा मॉड्यूल। ठीक है, ठीक है सर। तो ये रहा आपका 31 मार्च 2002 का बैलेंस शीट। आपको भी अपने एग्जाम में ऐसे ही कंपैरेटिव करके दिखाना है। पहले इन्होंने सारे डॉलर के फिगर दे दिए, फिर इन्होंने रुपये के फिगर दे दिए। अब मुझसे बच्चे कमेंट में पूछेंगे सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? आंसर इज यस। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, बस गलती मत करना, ये रिक्वेस्ट है। तो सर 55,000 ये आपका पीपीई है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री, कैश, ये सारे के सारे असेट आपके क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट हो जाएंगे, इन्होंने दे दिया। ठीक है, और आपका जो ट्रेड पेएबल है, लोन है, ये भी आपका क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बचे क्या? बचे सर शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। सर शेयर कैपिटल के लिए हमेशा हिस्टोरिकल रेट लेते हैं। क्या आपको दे रखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल जब आपने इशू करा उस टाइम रेट 70 पर डॉलर का है। दे रखा है तो उस रेट से कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको साथियों रिटेन अर्निंग के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको इसे यूज़ करनी है। अब देखो दोबारा से मैं ईयर की तरफ लेके चलता हूँ, टाइमलाइन की तरफ। ये आपका 1 अप्रैल 2001 है, यहाँ से और यहाँ तक की बात हो रही है। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है 1 अप्रैल 2001 को आपका जो रुपी इक्विवेलेंट था वो 4 लाख रुपीज़ था। ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है। अब सर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ कमाया भी होगा। ये कह रहा है 31 मार्च 2002 आपका क्यूमुलेटिव गेन था ₹4,92,000 रिकॉग्नाइज एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो सर प्रीवियस ईयर में जब आपने ट्रांसलेट करा होगा डॉलर से रुपी में, तो ट्रांसलेशन डिफरेंस आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व जो आया है वो इन्होंने निकाल के दे रखा है। तो टोटल रिटेन अर्निंग में कितना आएगा? तो इन्होंने क्या कर रखा है साथियों, रिटेन अर्निंग का आपको एक वर्किंग नोट बना के दे रखा है कि ओपनिंग में 4 लाख था और 5,72,000 ही था ये। ओके, ये रहा। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज $8,000, 8,000 में, और वो आपने कन्वर्ट करा है, ये 5,72,000 आ रहा है। ठीक है, तो 4 लाख था और 5,72,000 का प्रॉफिट है, तो टोटल ये आपका आ गया 9,72,000। ये आपका प्रॉफिट है साथियों। ठीक है, तो जो आपका रिटेन अर्निंग है डायरेक्टली आप उठा के 9,72,000 दे दोगे, क्योंकि इन्होंने रुपी में कन्वर्ट करके आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको? सर बिल्कुल क्लियर है। और सर कमाल की बात यह है कि जब आप यहाँ पे असेट और लाइबिलिटी का दोबारा टोटल देखोगे तो डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस जाएगा आपका FCTR में। अब यहाँ पे जो FCTR आ रहा है साथियों, क्वेश्चन ने डर के मारे कि बच्चे गलती ना कर दे, खुद ही निकाल के दे दिया इसने। सर ये देखो 4,92,000 सॉल्यूशन में दे दिया कि प्रीवियस ईयर का जो FCTR बैलेंस है वो ये है। तो क्वेश्चन बहुत डरा हुआ है कि स्टूडेंट जनजी ना बन जाए। तो प्रीवियस ईयर का निकालने के बाद हम करंट ईयर में आ जाएंगे। तो ये टाइमलाइन आप देखोगे साथियों, ये करंट ईयर की है। तो करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, सबसे पहले एसेट और लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर लो। सर क्लोजिंग रेट क्या है? सर ये आपको 75 पर डॉलर दे रखा है यहाँ पे। तो करंट ईयर की सारी एसेट लाइबिलिटी आप 75 के रेट से कन्वर्ट कर लोगे। शेयर कैपिटल 70 के रेट से कन्वर्ट होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो रिटेन अर्निंग है साथियों, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। सर कहाँ दे रखी है? देखो, आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है साथियों वो है 10,72,985। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है करंट ईयर की। उसके बाद यहाँ पे आपने डिविडेंड भी पे करा है,
सर कितना पे करा है आपने? $3000 पे करा है और इसका जो एक्सचेंज रेट है साथियों 73.5। तो इसे रुपी इक्विवेलेंट आप देख लोगे, आप डिविडेंड कैलकुलेट कर लोगे कितना पे करा है। ठीक है, तो आपको रिटेन अर्निंग साथियों यहाँ पे करंट ईयर का कैसे निकालना है रुपी टर्म में वो देख लो, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो इस क्वेश्चन में नया तड़का है वो यही है। देखो प्रीवियस ईयर का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था रिटेन अर्निंग का, वो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, सिंपल। फिर आपने जो प्रॉफिट कमाया है इस साल वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इसमें से आपने कितना डिविडेंड पे करा है। देखो डॉलर था, डॉलर को इसने उस दिन के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना डिविडेंड इसने रुपये में पे करा है। तो करंट ईयर का क्लोजिंग अर्निंग आपके पास ये आ जाएगा। साथियों वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है साथियों, कि रिटेन अर्निंग की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और आपने उसे निकालनी है। अब ये वाला जो बैलेंस आ गया है यही आपको यहाँ पे लिखना है, 18,24,485। ईजी है सर, बिल्कुल ईजी है सर। मैं आपको बताऊं, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना बहुत मिस्टेक होगी, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ तो ईजी लग रहा है, इसलिए साथियों मैं अब क्या कर रहा हूँ कि हर अटेम्प्ट के लिए एक प्रैक्टिस बैच इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कि जिसमें मैं अपने साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे इतना यूट्यूब में कंटेंट होने के बावजूद भी बच्चों के अटेम्प्ट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और वो अकेले प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, रिवीजन वीडियो देखे जा रहे हैं और 5-5, 6-6 साल लगे जा रहे हैं, और पेपर इतना टफ आ नहीं रहे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अपने साथ ही बच्चों को प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, 2-2 घंटे का डेली का बैच रखेंगे, प्रैक्टिस बैच, जिसमें मेनली बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, मैं उन्हें गाइड करूँगा, और जो उन्होंने पेपर में लिखा है, जो अपने प्रैक्टिस बैच में अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, वो मैं वैल्यूएट भी करूँगा एंड टू एंड। ठीक है, लाइव चलता रहेगा, तो ये मुझे काफ़ी अफेक्टिव लग रहा है, जिससे बच्चों के अटेम्प्ट सेव होंगे। ठीक है, एटलीस्ट एफआर में तो इजीली एग्जाम्शन आ जाएगी। ठीक है, और साथ में एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाऊँगा। एमसीक्यू इतने फुद्दू आ रहे हैं, लेकिन बच्चे घर से देख के ही नहीं जाते, इसलिए उसमें भी बेड़ा पार ही हो रहा है उनका। बेड़ा पार नहीं सर, बेड़ा गर्क हो रहा है, बिल्कुल सही। ये हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है सर, एक ओसीआई का इन्होंने पॉइंट दे रखा है। आपको पता है एफसीटीआर का बैलेंस ओसीआई में जाता है, तो ओसीआई में कितना इंक्रीमेंट है साथियों। यहाँ पे अगर आप देखोगे एफसीटीआर आपका यहाँ 4,92,000 था, यहाँ पे 6,38,050 है। तो सर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीमेंट इन्होंने दिखा दिया। उसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी दिखाया है। सर इसमें कुछ तड़का है क्या? सर तड़का कुछ भी नहीं है। आपकी शेयर कैपिटल 35 लाख ओपनिंग बैलेंस ले ली। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पता है ना आपको, कि आपका जो इक्विटी का बैलेंस चेंज हो रहा है वो ये शो कर रहा है। सर कैसे शो कर रहा है वही दिखा रहा हूँ आपको। देखो आपका 35 लाख शेयर कैपिटल था, यहाँ पे देखो 35 लाख शेयर कैपिटल था प्रीवियस ईयर में। 9,72,000 का आपने प्रॉफिट भी कमाया, रिटेन अर्निंग, और आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व भी आया 4,92,000। तो ये इन्होंने आइटम लिख दिया, ये इसका टोटल आ गया। फिर आपने करंट ईयर में जो प्रॉफिट कमाया इसको लिखना है। इन्होंने डिविडेंड वाला कॉलम बीच में घुसा दिया, थोड़ा बाद, ये बाद में होना चाहिए था, पहले प्रॉफिट लिखना चाहिए था 10,72,985। इसमें से फिर इन्होंने डिविडेंड पे करना था। साथियों पहले प्रॉफिट कमाओगे जब तो डिविडेंड पे करोगे, फिर इन्होंने डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है, फिर करंट ईयर का जो एक्सचेंज डिफरेंस है साथियों वो भी लिख दिया 1,46,015। ये डिफरेंस वाला लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है साथियों, क्योंकि इंक्रीमेंट कितना हुआ है वो लिखोगे ना आप, 1,46,015। फिर आपका ये बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में साथियों इतना बढ़िया स्टेटमेंट है, हर चीज़ को डिटेल में बताता है कि शेयर कैपिटल का ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस ये था, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। रिटेन अर्निंग में आपका क्या क्या चेंज हुआ है सब दिखा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चेंज हो रहा है ये दिखा रहा है। ठीक है, और जो आपका टोटल है, टोटल में कितना क्या क्या चेंज हो रहा है वो भी ये दिखा रहा है। तो बहुत ही डिटेल में दिखाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। मुझे तो ये काफ़ी, का जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी इफेक्टिव लगता है। चलो।
तो साथियों मज़ेदार बात ये है कि जो ट्रांसलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं। एग्जाम में ट्रांसलेशन से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन आप करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब चलें सर नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लिंक करके इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एमसीक्यू में टेस्ट भी कर लिया है एग्जामिनर ने। क्या दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है साथियों। तो यहाँ पे मेकर्स लिमिटेड है, इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन रेज किया है लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर से। तो इन्होंने 6 मिलियन यानी 60 लाख फॉरेन करेंसी रेज करी है। तो साथियों ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा कंपोनेंट है ये मेकर्स लिमिटेड के लिए? सर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो 60 लाख की फाइनेंशियल लाइबिलिटी है फॉरेन करेंसी में। ठीक है, अच्छा इसमें इनका जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगा है 2 लाख फॉरेन करेंसी में। तो आप मुझे बताओ कि डे 1 पे हम इसे किस पे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहला पॉइंट तो यही है इसमें। सर डे 1 पे रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू पे। अब सर फेयर वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो सर इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे लेंडर और बोरोवर के बीच में, ना ही ये लेवल 1 इनपुट है, ना ही कोई रिलेशनशिप है। तो साथियों ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है यही बन जाएगा हमारा फेयर वैल्यू। ठीक है, यही हमारा फेयर वैल्यू बन जाएगा। और डे 1 पे हम किस पे रिकॉर्ड रख करते हैं? फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है यहाँ पे? 2 लाख। तो 60 लाख माइनस 2 लाख आपका 58 लाख पे रिकॉर्ड होगा। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी है यहाँ पे, इनिशियल कैरिंग अमाउंट आपका 58 लाख है। लेकिन सर ये तो डॉलर में है, ये तो फॉरेन करेंसी में है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? रुपी में। ठीक है, उसके बाद इस पे जो ये इंटरेस्ट पे कर रहा है वो भी आपको फॉरेन करेंसी में दे रखा है 6 लाख। आपका जो लोन रिपेबल होगा 31 मार्च 2007 में रिपेबल होगा, यानी 6 साल का इसका टेनर है। 2001 में इशू करा था, 2007 में रिडीम हो रहा है, यानी 6 साल का टेनर है। अच्छा इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। सर ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है? सर ये इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यानी ये डिस्काउंटिंग रेट है। तो जब हम LAT बनाएंगे तो उसमें ये वाला डिस्काउंट रेट यूज़ करना है। उसके बाद आपको एक्सचेंज रेट दे रखा है 1 अप्रैल का और 31 मार्च का। आपको एवरेज रेट भी दे रखा है। ठीक है, आपको बता रखा है कि फंक्शनल करेंसी इसकी जो है वो इंडियन रुपी है। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा गया है। ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट पूछा गया है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट पूछा गया है, क्लोजिंग बैलेंस एंड एक्सचेंज गेन लॉस आपसे सब चीज़ पूछी गई है। तो साथियों इनिशियली आपको कैसे इसे कैलकुलेट करना है हमने देख लिया, लेकिन सर ये फॉरेन करेंसी में इसका रुपी इक्विवेलेंट क्या होगा? तो सर जिस दिन हमने लोन रेस करा है उस दिन इसका एक्सचेंज रेट है 2.5 रुपीज़ पर फॉरेन करेंसी। तो सर ये FCY यहाँ पे और यहाँ पे रुपये, तो ये मल्टीप्लाई होगा, दो अलग अलग करेंसी है। दिख रहा है आपको? ये दो अलग अलग करेंसी है तो ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके इनिशियली रुपी इक्विवेलेंट इस अमाउंट पे आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ साथियों कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। आप जब LAT बनाओगे तो फिगर आपको फॉरेन करेंसी में ही पुट करने हैं। ये जो फॉरेन करेंसी है इसी में आपको फिगर पुट करना है। 58 लाख ये LAT है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 6%, ये भी फॉरेन करेंसी में। कैश फ्लो जो आप पे कर रहे हो, ठीक है, ये भी फॉरेन करेंसी में, और अल्टीमेटली जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ये भी फॉरेन करेंसी में। इतना लिखने के बाद अब आपको इसका रुपी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है एक्सचेंज रूल अप्लाई करके। तो इस पे आपका एक्सचेंज रेट ओपनिंग वाला लगेगा, इंटरेस्ट पे हमेशा एवरेज रेट लगता है। कैश फ्लो ये आपका साल के एंड में कैश फ्लो हुआ है तो इसमें क्लोजिंग रेट लगेगा। सर कहाँ है क्लोजिंग रेट? ये रहा 2.75। और आपका जो ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है इस पर भी क्लोजिंग रेट लगेगा। तो साथियों ये रेट लगाने के बाद आप कैलकुलेट करोगे तो ये सारे फिगर्स आ गए आपके, ये सारे फिगर्स आ गए। ठीक है, अब आपको करना क्या है साथियों, आपको दिस प्लस दिस माइनस दिस करके सॉल्व करना है। कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है हमारा 1,45,34,320 ये फिगर आ रहा है आपका। ठीक है, लेकिन जब हमने क्लोजिंग फॉरेन करेंसी को रुपी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा तो ये 1,62 आ रहा है।
तो सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? सर ये हमारे एक्सचेंज रेट की वजह से आ रहा है, ये हमारा एक्सचेंज लॉस है, क्योंकि अब जब हमने इसे कन्वर्ट करा रिलेवेंट एक्सचेंज रेट अप्लाई करके तो ये बैलेंस आना चाहिए था, लेकिन बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो दिस इज़ एक्सचेंज लॉस। यही आपको एग्जामिनर को बताना है। क्या हमें जनरल एंट्री भी पास करनी है? आंसर इज नो। एग्जामिनर ने आपसे जनरल एंट्री नहीं पूछी है, उसने आपसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट आपको निकाल के बताना है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस बैच में सारी बताऊंगा साथियों कि आपको क्या करना है। वहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जनरल एंट्री लिख के आ रहे हैं, अमाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अच्छा, इंटर का आ गया, इंट्रा कंपनी का, तो इसे देखते हैं। पहले कंसेप्ट नोट से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, यानी पेरेंट और सब्सिडरी आपस में लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सर कैसे ट्रांजेक्शन? लाइक सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। अब इससे होता क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल बुक हो जाता है पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में। तो सबसे पहले इसी से रिलेटेड एक हमारे पास प्यारा सा क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं साथियों, ठीक है। और इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको उस क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ। नहीं सर यहीं समझा दो, समझ लो फिर। साथियों सबसे पहले एसएफएस में आपको डील करना होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। सीधे आपको कंसोलिडेशन में जंप नहीं करना, पहले एसएफएस में डील करना है। एसएफएस में आप डील करोगे तो आपका जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पे एक्सचेंज गेन लॉस आएगा साथियों, वो आपका कहाँ चले जाएगा? पीएल में, ठीक है। एसएफएस की बात कर ली, समझ ली हमने। फिर हम बात करेंगे सीएफएस की, ठीक है। सीएफएस में साथियों आपके ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल, इंडियाज 110 का कंसेप्ट याद करो कि ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल आपस में एलिमिनेट हो जाते हैं। इंडियाज 21 भी यही बोलता है जो इंडियाज 110 बोलता है, ठीक है। उसके बाद आपका कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, ये भी कौन बोलता है? इंडियाज 110। तो ये कंसेप्ट तो इंडियाज 110 बोलता है, इंडियाज 21 ने हमें कोई नई बात नहीं बताई। इंडियाज 21 ने हमने नई बात ये बता रहा है कि जो एक्सचेंज गेन लॉसेस आती है वो एलिमिनेट होगा सीएफएस में, ठीक है। तो साथियों ये जो तड़का हमने अभी समझा है इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं अपने क्यूए से। बिल्कुल सर, तुरंत समझाइए सर, आ जाओ। कड़क चाय के साथ कड़क क्वेश्चन। एम लिमिटेड बोतल बना रहा है, कौन सी वाली? फार्मास्यूटिकल वाली, ठीक है। इसकी एक सब्सिडरी है जी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद साथियों ये जो पैरा है फालतू का है, परचेज आर मेड एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसका मतलब सेल परचेज जो है वो मार्केट प्राइस पे हो रही है, ठीक है। एम लिमिटेड सोल्ड, यहाँ से काम की बातें शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ तो बस ये लिखा था पेरेंट सब्सिडरी है। जो पेरेंट है एम लिमिटेड सोल्ड फार्मास्यूटिकल बोतल टू जी यूनाइटेड फॉर €12 लाख, ठीक है, ऑन 1 फरवरी 2001, डेट का ध्यान रखना। और ये जो कॉस्ट है साथियों, ये जो सेल करा है इस बोतल की जो कॉस्ट है वो ₹830 लाख है। साथियों यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे ₹830 लाख लिखा है। एम लिमिटेड ने जो माल सेल करा है उसकी कॉस्ट ₹830 लाख है, यानी एम लिमिटेड के लिए जो फंक्शनल करेंसी है वो रुपी है। एम लिमिटेड तो हर चीज़ कॉस्ट पे ही लिखेगा अपनी, मतलब जो भी उसके स्टॉक वगैरह है वो कॉस्ट पे ही लिखेगा, तो उसने रुपी में लिखा हुआ है। सेल प्राइस वो यूरो में कर रहा है, यानी ये दूसरी पार्टी की करेंसी है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दी है क्वेश्चन ने, ठीक है। तो सबसे पहले इसी बात को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एम लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है। आ जाओ बोर्ड नोट्स पे, एक साथ सारी बातें समझाऊंगा साथियों, कंफ्यूज हो जाओगे। छोटी छोटी बात उठाते हो समझते जाते हैं। एम लिमिटेड के एसएफएस की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन आएगा अगर इंडियाज 21 से, तो सीधा सीएफएस में नहीं कूदना, पहले एसएफएस डील करना है। तो सर एसएफएस में एम लिमिटेड की जो फंक्शनल करेंसी है वो रुपये, हमने पता लगा लिया क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कॉस्ट जो है एम लिमिटेड को पड़ी है वो रुपीज़ में पड़ी है। कॉस्ट 830 लाख है, सेल प्राइस €12 लाख है, यानी ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है,
ठीक है। अब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हमने पता लगा लिया, बस यही इंपॉर्टेंट था इसमें। बाकी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के रूल लगा लो जो हमने पढ़े थे। सर रूल क्या बोलते हैं? सर जनरल एंट्री पास कर लो और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे जो एक्सचेंज रेट दे रखा है उसको यूज़ कर लो। तो एक्सचेंज रेट आपको 83 पर यूरो दे रखा है 1 फरवरी 2001 को, क्वेश्चन देख लो। 83 पर यूरो के हिसाब से हमने 12 लाख यूरो, 12 लाख यूरो है, ठीक है। अब ठीक है, 12 लाख यूरो को हमने 83 रुपीज़ 83 पर यूरो के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया तो 996 लाख आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं डे वन पे, तो हम ये देखते हैं कौन सा मॉनिटरी है कौन सा नॉन मॉनिटरी है। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा मॉनिटरी है, तो ये क्लोजिंग डेट पे सब्सिक्वेंट रीमेजर होगा, इसमें एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। तो सर एक्सचेंज रेट की इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ मैं आपको, दिखाइए सर। आईपैड भी स्लो हो गया है, देखो। फर्स्ट फेब को रेट था 83 पर यूरो, अब रेट हो गया 85 पर यूरो। मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल एम लिमिटेड ने बुक करा है तो उसके लिए खुशी वाली बात है या दुखी वाली बात है? सर खुशी वाली बात है, अब 85 पर यूरो मिलेंगे तो एम लिमिटेड खुश है। तो 2 रुपीज़ का उसे एक्सचेंज गेन हो रहा है, एम लिमिटेड इसको बुक करेगा। कैसे बुक करेगा सर? आ जाओ। अब मैं आपको कुछ ज़्यादा नया नहीं बता रहा यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 24 लाख से बढ़ जाएंगे, एक्सचेंज गेन बुक कर लिया 24 लाख का, ठीक है। 12 लाख यूरो पे 2 रुपीज़ का एक्सचेंज गेन बुक कर लिया, ठीक है। यहाँ तक की बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जी लिमिटेड अपने एसएफएस में क्या रिकॉर्ड करेगा? सर जी लिमिटेड की जो फंक्शनल करेंसी है वो यूरो है, परचेज भी यूरो में कर रहा है, तो इसके लिए कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन नहीं है साथियों। तो यहाँ एंट्री पास कर देगा, परचेज टू ट्रेड पेबल 12 लाख यूरो। क्लोजिंग डेट पे कोई रीमेजरमेंट नहीं होगा, रीमेजरमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। अब हम सीएफएस में जंप कर रहे हैं, अब कंसोलिडेशन का काम आ रहा है, तो हमें रिकॉल करने हैं इंडेक्स 110 के कंसेप्ट। ये बोलता है इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट कर दोगे, तो अभी हमने वही कंसेप्ट पढ़ा है इंडेक्स 21 में भी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो ट्रेड रिसीवेबल है 12 लाख यूरो इंटू 85 पर यूरो का रेट 1020, और ट्रेड पेबल जो कि जी लिमिटेड के बुक्स में था, तो जी लिमिटेड के बुक्स में 12 लाख यूरो था, उसे क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करोगे 1020 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर सर? बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा था इन्वेंट्री वाला पॉइंट कि सर इन्वेंट्री में से अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करते हो। एलिमिनेशन से पहले भी एक कंसेप्ट आता है जो हम इंडेक्स 21 में भी समझ के आए हैं कि इन्वेंट्री को हम कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लोअर होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्वेंट्री हमारा 996 पे रिकॉर्ड हो रहा था, कैसे सर? यहाँ पे देखो, सब्सिडरी के पास है इन्वेंट्री 12 लाख यूरो पे रिकॉर्ड हो रही है, तो 12 लाख को हम क्लोजिंग रेट्स पे कन्वर्ट कर लेंगे तो सर कितना आ रहा है? यहाँ देखो 12 लाख को क्लोजिंग से कम 12 लाख को, अच्छा इन्वेंट्री तो हमारा नॉन मॉनेटरी आइटम है ना, तो यहाँ क्लोजिंग रेट मत लगाना साथियों, यहाँ पे एक्सचेंज रेट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाला ही रेट लगाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 12 लाख इंटू 83 पर यूरो के हिसाब से 996 लाख की ये हमारी इन्वेंट्री थी जो सब्सिडरी के बुक्स में थी। क्लोजिंग डेट पे हम इसका एनआरवी निकालते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि इसका एनआरवी भी 12 लाख यूरो ही है, ठीक है। और इसे हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग डेट वाले रेट से, तो ये आ रहा है 1020। तो साथियों इन दोनों में से लोअर कितना है? 996, तो हम इस रेट पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने इंडेक्स 21 में पढ़ा है जब हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे स्पेशल केस था। लेकिन सर इसमें तो अनरियलाइज प्रॉफिट भी है। सर अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे? यहाँ पे देखो ना, 830 लाख का माल आपने 996 में बेचा है, 830 लाख का माल आपने 996 में बेचा है, तो सर जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्योंकि ये इन्वेंट्री स्टिल सब्सिडरी के पास पड़ी हुई है, बिकी तो है नहीं बाहर, तो 166 लाख का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है इसे आप एलिमिनेट कर दोगे, तो ये 130 930 आना चाहिए।
830 है ना साथियों, ठीक है, 830 लैक्स, ठीक है। इस वैल्यू पे इन्वेंट्री दिखेगी और जो एक्सचेंज गेन है साथियों 24 लाख का, जो किसने रिकॉर्ड करा था, पेरेंट ने, वो एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो सर यही कंसेप्ट था और कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था साथियों ज़बरदस्त था। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4.2 सिमिलर है आपके क्वेश्चन नंबर 4.1 के, इसका सेकंड वाला पॉइंट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4.1 के, ठीक है। तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 4.2 का जो फर्स्ट पार्ट है साथियों उस पर आ जाओ। इंड AS 103 में आपने गुडविल कैलकुलेशन सीखी थी सर, इंड AS 103 में उसके अलावा था ही क्या, बिल्कुल सही। तो इसमें भी साथियों आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे ग्लोबल लिमिटेड जो है एक इंडियन कंपनी है, इसने 70% शेयर एक्वायर किया मार्क का, और ये जो मार्क कंपनी है साथियों ये जर्मनी की है, ठीक है। अब अगर ये जर्मनी की कंपनी है तो इसके सारे एसेट किस में होंगे, यूरो में होंगे। तो साथियों वही दे रखा है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ मार्क वाज 23 मिलियन यूरो, ठीक है। और जो आपने पीसी पे करा है 17.5 मिलियन, वो भी यूरो में पे करा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीसी, ये हो गया आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। अब आपने एक्वायर कितना करा है 70%, तो 30% क्या हो जाएगा एनसीआई। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो जो आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है उसका 30% क्या हो जाएगा आपका एनसीआई। पीएसएनए मेथड लगा दोगे, 103 की याद आ गई सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले सर गुडविल निकाल लेते हैं जिस दिन हमने इसे एक्वायर करा ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 23 मिलियन का आ गया, आपने जो पीसी पे करा है 17.5 मिलियन, और एनसीआई देखो 23 का 30% आपने कैलकुलेट कर लिया 6.9 आ गया, और गुडविल आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर 1.4 मिलियन। ईजी है सर, बिल्कुल। अब ये जो गुडविल है साथियों, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है हमारी सर, डेट ऑफ एक्विजिशन है 30 सितंबर 2001। ये चाहता क्या है, ये आपसे कह रहा है कि गुडविल की वैल्यू 31 मार्च 2002 को क्या होगी। तो सर गुडविल को अगर आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, क्लोजिंग रेट यूज़ करके कन्वर्ट कर लो। हमने सीखा ही है कि जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी होती है वो क्लोजिंग रेट पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 31 मार्च 2002 को 84 रुपीज़ 84 पर यूरो का रेट है। तो जो हमारी गुडविल निकली है 1.4 मिलियन की, 1.4 मिलियन की, इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे कि इससे 84 रुपीज़ से, तो ये रुपीज़ में आ जाएगा आपका गुडविल का वैल्यू, ठीक है। तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये देखो डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है और आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.3 में। अगेन ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, तो आपको मैं लेके चलता हूँ कंसेप्ट नोट्स पे, और थोड़ा सा कंसेप्ट नोट्स देख लेते हैं। रेडी हो सर, बिल्कुल। तो कंसेप्ट नोट्स की भी झलक देख लेते हैं साथियों। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज गेन लॉस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन अगर है तो एसएफएस में हमने डील कर लिया। एसएफएस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, एक्सचेंज गेन लॉस जो भी होता है वो आपका पीएल में चले जाएगा। टीएफएस में हमने देख लिया कि अगर आपका सेल परचेज ऑफ गुड्स है, ठीक है, तो इसमें आपका ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल आएगा, ठीक है। टीएफएस में ये ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.1 में देख लिया। अब आपका जो अनरियलाइज प्रॉफिट है साथियों, अनरियलाइज प्रॉफिट भी एलिमिनेट होगा साथियों, ये भी क्लियर है सर। लेकिन एक्सचेंज गेन लॉस आपका एलिमिनेट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, एलिमिनेट नहीं होगा, देख लिया क्वेश्चन नंबर 4.1 में। ये कहाँ जाएगा ये ध्यान रखना साथियों, ये कॉन्सोलिडेट पीएल में जाएगा, ठीक है। जो एक्सचेंज गेन लॉस है, हमारे क्वेश्चन में एक्सचेंज गेन आया था तो वो कॉन्सोलिडेट पीएल में जाएगा। अब एक और ट्रांजेक्शन की डिस्कस कर रहे हैं सर, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, लोन गिवन एंड लोन टेकन, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी हमने पढ़ा था कि पेरेंट सब्सिडरी को लोन देती है या सब्सिडरी पेरेंट को लोन देता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डिटेल में समझ के आए, वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो लोन है वो फॉरेन करेंसी में दिया जाता है। अभी हमने जो क्वेश्चन 4.1 डिस्कस करा था उसमें हमने डिस्कस करा था कि एक कंपनी के लिए तो ये हो जाएगा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन,
दूसरी कंपनी के लिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन रहता है। अब साथियों ये जो आप लोन ले रहे हो, दे रहे हो, ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो होता है लोन इज़ रिटर्नेबल इन फोर्सिबल फ्यूचर, कि लोन हमें मिल जाएगा। तो इस केस में जो लेंडर है वो इसे फाइनेंशियल एसेट बुक करेगा, बोरोवर इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक करेगा, यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है। लोन गिवन, लोन टेकन, ये आपका CFS में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल एलिमिनेट हो गया था। और एक्सचेंज गेन लॉस यहाँ पे भी एलिमिनेट नहीं होगा साथियों, जैसे यहाँ पे था। मतलब जो ट्रीटमेंट आपने यहाँ पढ़ा था वही सेम यहाँ पे भी है, डिट्टो कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सचेंज गेन लॉस आपका कहाँ जाएगा सर? कंसोलिडेटेड PL में जाएगा। ये साथियों CFS की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। तो हमारे पास है साथियों क्वेश्चन नंबर 4.3, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट जो है उसकी करेंसी है डॉलर, और जो इसकी सब्सिडरी है उसकी करेंसी है यूरो, ठीक है। तो पेरेंट की है डॉलर, सब्सिडरी की है यूरो। अब यहाँ पे जो पेरेंट है उसने $100 दिए हैं एज अ लोन सब्सिडरी को 30 सितंबर 2001 को। अब साथियों ध्यान देने वाली बात है, $100 दिए हैं और पेरेंट की करेंसी, फंक्शनल करेंसी भी डॉलर है, तो पेरेंट के लिए ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन सब्सिडरी ने $100 लिए हैं और उसकी फंक्शनल करेंसी है यूरो, तो सब्सिडरी के लिए ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, ठीक है सर। फिर आपको एक्सचेंज रेट दे दिया, ठीक है, और क्लोजिंग एक्सचेंज रेट भी दे दिया। आपसे जनरल एंट्री की बात पूछ रही है, तो क्या मुश्किल है साथियों? कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो सब्सिडरी की बुक्स में जिसकी करेंसी यूरो है तो आप यूरो में ही दिखाओगे लोन पेएबल को। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? बैंक टू लोन पेएबल। तो साथियों वही इन्होंने एंट्री पास करी है, बैंक टू पेएबल। लेकिन इसको मिला तो डॉलर में, और डॉलर को रुपी में यूरो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा साथियों? एक्सचेंज रेट यूज़ कर लो। तो एक्सचेंज रेट क्या है यहाँ पे? इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिख देते हैं, यूरो 1.5 पर डॉलर, ठीक है। तो $100 को आप एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करोगे यूरो में, तो देखो यूरो है और ये डॉलर है, तो मल्टीप्लाई होगा, यूरो 1.5 पर डॉलर। तो साथियों यूरो में आ जाएगा तो ये आ रहा है 150। 150 पे इसने इस लोन को बुक कर लिया 30 सितंबर 2001 को। अब 31 मार्च 2002 को ये साथियों यहाँ पे एक्सचेंज गेन लॉस बुक करना पड़ेगा इसको। ये SFS चल रहा है सब्सिडरी का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ना कौन सा मॉनिटरी है कौन सा नॉन मॉनिटरी है। तो ये जो पेएबल है साथियों मॉनिटरी आइटम है, तो मॉनिटरी आइटम क्या होता है? रीमेजर होता है। तो आपने 1.5 यूरो पर डॉलर पे बुक करा था, अब ये यूरो 2 पर डॉलर हो गया। तो के हिसाब से ये आपका रेट है वो बढ़ रहा है, तो आपके लिए लॉस है। 0.5 का जो लॉस है वो आप दिखाओगे, $100 पे तो 50 का लॉस आप दिखाओगे, एक्सचेंज लॉस टू पेएबल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो पेरेंट है, पेरेंट दिखाएगा रिसीवेबल टू कैश। क्लोजिंग एंट्री इसकी होगी नहीं क्योंकि इसका तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इसके लिए कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसमें वही कह रहा है आपसे कि ये जो रिसीवेबल पेएबल है तो एलिमिनेट हो जाएगा, यही लिख के आना है आपको, ठीक है। और जो एक्सचेंज लॉस है वो आपका कंसोलिडेटेड PL में जाएगा, बस यही था इसमें। तो इसमें ये अज्यूम करा गया है कि जो लोन है वो रिटर्न हो जाएगा फोर्सिबल फ्यूचर में, ठीक है। क्वेश्चन 4.3 अच्छा है, पेपर में आ सकता है। इसके बाद अगर नॉट रिटर्नेबल इन फोर्सिबल फ्यूचर होता है, यानी मिलेगा ही नहीं, तो हमने इंडियस 109 में कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर ये फ्यूचर में मिलेगा नहीं तो पेरेंट के लिए हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और सब्सिडरी से बोलेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे जैसे यहाँ हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सचेंज गेन लॉस अराइज होगा वो तो आएगा ही आएगा, ये साथियों एलिमिनेट नहीं होगा। तो क्रक्स ये साथियों, एक्सचेंज गेन लॉस कहीं भी एलिमिनेट नहीं होता।
लेकिन ये जो एक्सचेंज गेन लॉस यहाँ पे आया है साथियों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चाहिए कि आपके कंसोलिडेट ओसीआई में जाएगा, ठीक है। ये एक यूनिक पॉइंट है यहाँ पे, तो एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। बाकी सब केस में एक्सचेंज गेन लॉस आपका कहाँ जाता है, पीएल में। बस ये एक यूनिक केस है जहाँ पे ओसीआई में जाएगा। बाकी सारा कंसेप्ट आप देखोगे सेम चल रहा है, हर जगह एलिमिनेट हो जाएगा रिसीवेबल पेएबल, बस एक्सचेंज गेन लॉस आपका बुक होगा। तो साथियों क्वेश्चन के साथ हमने इस वाले कंसेप्ट को, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं फाइनली नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये साथियों सारे जो आपके कंसेप्ट चल रहे हैं ना, ये इंडेक्स 103 और 110 वाले चल रहे हैं। तो जिसने वहां पे सही से कर रखा है उसे यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ रही होगी। तो दोबारा 103 110 के कंसेप्ट देख लो, फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। बिल्कुल। अब सर ये जो पॉइंट है इसमें भी इजी पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्पोजल ऑफ शेयर इन फॉरेन सब्सिडरी, ठीक है। तो टाटा ने रेंज रोवर को एक्वायर कर रखा है, क्या 100% एक्वायर कर रखा है? हाँ सर 100% एक्वायर कर रखा है। तो रेंज रोवर क्या हो गई, होली ऑन सब्सिडरी, 100% एक्वायर कर रखा है। अब रेंज रोवर क्या है साथियों, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फॉरेन करेंसी के हिसाब से बना रही है। तो उसको हमें कंसोलिडेट करने के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना पड़ता है इंडियन रुपीज़ में। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आता है। बिल्कुल सर। अब सर मान लो हमने रेंज रोवर को डिस्पोज कर दिया 100%, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल लॉस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये FCTR बैलेंस का क्या करें? ये जो FCTR का बैलेंस है साथियों, ये आपका OCIR में पड़ा होता है, और जिस दिन आप इसे डिस्पोज करते हो आप इस OCIR के बैलेंस को रीक्लासीफाई कर लेते हो PL में, ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सर आपका पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है, आपने 100% एक्वायर नहीं कर रखा, तो उस केस में क्या होगा, उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.1। तो उसी क्वेश्चन में चल के समझते हैं इस बात को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5.1। साथियों आपको पता ही है मेरा QA बनाने का तरीका ये है कि एक कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं उसे पर्टिकुलर कैटेगरी में डालता हूँ। तो 5.1 में आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे डिस्पोजल वाले ही दिखेंगे, ठीक है। इससे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है सब्जेक्ट पे, अदरवाइज बच्चे जो है शफल ही करते रहते हैं क्वेश्चन बैंक को। तो पेरेंट पी एक्वायर 90% सब्सिडरी, तो ये होली ऑन सब्सिडरी नहीं है क्योंकि केवल 90% स्टेक है। अब पेरेंट जो है इसे बेचना चाह रहे हैं फॉर ₹1500 लाख, ठीक है। तो 1500 में अगर हम इसे बेचेंगे साथियों, तो साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी लिख देता हूँ कि बैंक में हमारे 1500 आ जाएंगे, ठीक है। जो असेट है सब्सिडरी की वो 1000 है, आइडेंटिफाइबल नेट असेट, तो ये डी रिकॉग्नाइज होगी। तो टू INA 1000 डी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये साथियों डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बच्चों का फोबिया रहता है इस टॉपिक पे। और NCI जो है वो 100 का है, तो NCI को डी रिकॉग्नाइज करोगे तो NCI का साथियों क्रेडिट बैलेंस होता है, डी रिकॉग्नाइज करोगे तो इसका डेबिट बैलेंस होगा आपका NCI 100, ठीक है। और कोई गुडविल वगैरह यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है? सर गुडविल वगैरह नहीं है। फिर ये कह रहा है आपके पास एक क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस है दैट हैज अराइजन ड्यूरिंग P ओनरशिप आर गेन ऑफ 200 लाख, तो 200 लाख का आपका गेन था। अब साथियों यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये जो 200 लाख का गेन है और ये कौन सा गेन है, ये साथियों एक्सचेंज डिफरेंस वाला गेन है। और ये एक्सचेंज डिफरेंस वाला जो गेन है साथियों, इस पे 90% राइट पेरेंट का है और 10% राइट जो है वो सब्सिडरी का है। तो 200 का 90% हो जाएगा 180 और 10% हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, और यही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है कि P का जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है वो 180 लाख है, ठीक है। और NCI का जो ट्रांसलेशन रिजर्व का जो बैलेंस है वो 20 लाख है, ठीक है। तो इसने 200 लाख को बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गुडविल वगैरह दे नहीं रखी जो एक्विजिशन के टाइम पे जनरेट होती है, तो हम मान लेंगे गुडविल नहीं ले।
तो साथियों सबसे पहले आप मुझे बताओ, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है। सर क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो डेबिट साइड में यहाँ 1600 है, क्रेडिट साइड में आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 600 का गेन आ रहा है, ये पीएल में चले जाएगा। ये गेन कौन सा है साथियों? गेन ऑन डिस्पोजल। 600 का गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। और साथियों ये जो 180 का बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है एफसीटीआर का, ये आप ओसीआईआर से पीएल में डाल दोगे। तो ओसीआईआर से पीएल में जब आप डालोगे 180 तो पीएल में आपके पास टोटल बैलेंस कितना आ गया ऑन डिस्पोजल? एक तो सर ये वाला गेन आ गया सीधे सीधे 600, और एक ये आ गया ओसीआईआर वाला 180। तो टोटल ये आ गया 600 प्लस 180 780। तो यही साथियों गेन ऑन डिस्पोजल है 780। बस इसी को उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दे दिया। ईजी है सर, बिल्कुल ईजी है। तो साथियों कंसेप्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ना फिगर के साथ जब समझते हैं तो ही ज़्यादा बेटर समझ आती है, और वो फिगर अगर आईसीआई के क्वेश्चन के हो तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बिल्कुल सर, देख लेना 4 नंबर में आईसीआई पूछ लेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर पार्शियली ओन सब्सिडरी है तो पार्शियली ओन सब्सिडरी का जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व होगा उसमें आपको देखना है कि पेरेंट का कितना प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज डिफरेंस है। जो हमारे क्वेश्चन में 180 था वो ओसीआईआर से पीएल में रिक्लासीफाई हो जाएगा। और जो एक्सचेंज डिफरेंस एनसीआई के पास था जिसे हम डी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ये पीएल में नहीं जाएगा साथियों, ये कहाँ चले जाएगा? ये एनसीआई के पास ही चले जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल का पॉइंट आ गया साथियों। इसका मतलब अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास 90% स्टेक था सर, इसमें से अगर हम केवल 10% बेचते तो क्या हमारा कंट्रोल जाता? आंसर इज नो। उस केस में क्या होगा साथियों? ध्यान से देखो, आपका एनसीआई का बैलेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। तो साथियों इसी केस की बात करते हैं। 200 में से 10% आप निकाल लोगे, कितना होगा? 20। सर अगर आप 10% सेल कर रहे हो, अपनी सब्सिडरी का 10% सेल कर रहे हो, तो 10% का प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज डिफरेंस 20 होता है। तो ये 20 जो है कहाँ चले जाएगा सर? ये एनसीआई में रिक्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एक्यूमुलेटेड इन ओसीआई आर रिक्लासीफाइड टू एनसीआई फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, कैसे रिलेटेड क्वेश्चन है? आंसर इज नो। इसके बाद आ जाओ साथियों, ये हमने पढ़ा है सब्सिडरी को अगर हम डिस्पोज करते हैं, लेकिन अगर साथियों हम एसोसिएट को डिस्पोज करते हैं तो क्या होगा? तो साथियों एसोसिएट आपके पास है और ट्रांसलेशन का आपके पास एफसीटीआर बैलेंस पड़ा हुआ है से 30,000, और आपका 30% स्टेक है, जब भी तो एसोसिएट है, क्योंकि 51% या उससे ज़्यादा होता तो सब्सिडरी हो जाती है। 30% है, उसके प्रोपोर्शनेट आपके पास एफसीटीआर है 30,000। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सर? तो सर अगर आपने पूरी की पूरी एसोसिएट बेच दी तो सर ये ओसीआईआर का बैलेंस पीएल में चले जाएगा, वही कंसेप्ट जो अभी पढ़ के आए हैं। लेकिन सर आप पूरा नहीं बेच रहे, आप केवल 10% स्टेक बेच रहे हो, तो 30,000 अगर 30% को डिनोट करता है तो आपको 10% कैलकुलेट करना है सर। 10% 10,000 आएगा, तो आप 10% रिक्लासीफाई करोगे पीएल में, अगर आप केवल 10% सेल कर रहे हो अपने एसोसिएट का। क्लियर है सर? क्लियर। फिर ये गुडविल अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसका तो क्वेश्चन नंबर 5.2 हमने डिस्कस कर लिया था कि जो भी गुडविल निकलती है वो क्लोजिंग रेट से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साथियों आप देख रहे हो इस कंसेप्ट नोट्स को मैंने केवल हार्डली 4 पेज में इंडेस 21 के सारे कंसेप्ट को मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया है। ठीक है, और क्यूए को भी मैंने समराइज वे में ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए और लास्ट मोमेंट में ग्रिप आ जाए चैप्टर में। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको शफल ना करना पड़े। और वो भी फिल्टर क्वेश्चन डाले हैं साथियों मैंने, जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। इसी के साथ साथियों हंसते खेलते कूदते हमने इंडेस 21 भी ख़त्म कर लिया साथियों। आई एम श्योर जितना मज़ा आया आपको भी उतना ही मज़ा आया सर। बिल्कुल, हमने तो फुल एंजॉय कर लिया।
पैसे वसूल हैं। तो साथियों इसी के साथ लाइक करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपकी कोई भी ज़रूरत हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। आई एम देयर फॉर यू। ओके, टेक केयर।